Business combination is a transaction in which an acquirer gains control over a business. To determine if a business combines has happened, an acquirer must first evaluate whether it has acquired a business or a group of assets. Generally business combination क्यों करते हैं हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट में एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना। कोई भी फर्म अपना मार्केट शेयर इनहांस करना चाहती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना चाहती है, कॉम्पिटिटिव एज बनाना चाहती है, मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है मार्केट में, तो वो बिज़नेस कॉम्बिनेशन करती है। बिज़नेस कॉम्बिनेशन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं जिसमें हम लोग ने मर्जर एंड एक्विजिशन डिटेल में पढ़ लिया ऑलरेडी। इसके अलावा भी कुछ और मेथड होते हैं, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं सो दैट कि आपको वापस याद आ जाए कि क्या हमने पढ़ा था मर्जर एंड एक्विजिशन में। इसको तेज़ी से करेंगे। तो सबसे पहले आता है कॉजेस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो आप चाहे तो ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, जिनके पास नहीं लिखा है, जिनके पास ऑलरेडी लिखा है तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। कुछ पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ स्लाइड के अलावा। कॉजेस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, फर्स्ट पॉइंट एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पिटिशन एंड प्राइस वॉर। सेकेंड पॉइंट economies of large scale business. Next point, rise of joint stock companies. Next point, improved means of transport and communication. Next point, technological progress. Next point, requirement of huge capital in modern business. Next point, influence of tariffs and protection policy. Next point, desire to enjoy monopoly power. Personal ambition. Next point, patent laws. Next point, government pressure. अब आप एक एक करके पॉइंट बोलते जाइए, मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। हम लोग वोडाफोन और आइडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले दोनों आपस में प्राइस वॉर करते थे। एक लोकेशन में वोडाफोन का स्टोर खुला हुआ है तो आइडिया भी वहाँ पे उस लोकेशन में अपना स्टोर खोलेगा। अगर वो टैरिफ रिड्यूस कर रहा है तो दूसरा भी रिड्यूस करेगा। अगर एक कोई फ्री चीज़ दे रहा है, कॉलर बैक ट्यून फ्री में दे रहा है तो दूसरा भी देगा। तो इस चक्कर में आपस में कंपटीशन होता था। एक ने अगर आमिर खान को हायर किया तो दूसरा सलमान खान को हायर करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, अदरवाइज उसकी ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी। तो आपस में कंपटीशन होता था। इस कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं और कंज्यूमर तो उतना ही है, कस्टमर उतना ही है जिनको आपको अक्वायर करना है। तो एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि आपका एडवर्टीजमेंट बजट बढ़ रहा है। तो अगर दो बिजनेस आपस में कंबाइन कर लेंगे तो अब उनको आपस में कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लोकेशन में एक स्टोर खोलेंगे, जरूरी नहीं सेलिब्रिटी हायर करें, एडवर्टीजमेंट कराने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेलीकॉम सर्विसेज तो लोगों को मैंडेटरी है, मतलब वो तो फ़ोन तो यूज़ करना ही करना है। तो आपस में लड़ने का क्या फ़ायदा है। अगर आप नहीं भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, सलमान खान या जैसे उसमें आइडिया का कौन ब्रांड एम्बेसडर था, अभिषेक बच्चन आते थे, बताते थे कि ये आइडिया के बारे में कुछ, क्या वो पंच लाइन क्या थी, व्हाट एन आइडिया, ठीक है, व्हाट एन आइडिया सर जी, ऐसे करके कुछ था पंच लाइन। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां तो हमारे लिए आजकल उसी तरह से हो गई जैसे कि बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये सब बेसिक जो नीड्स थी, उसी तरह से टेली कम्युनिकेशन भी बेसिक नीड बन गया है। एक समय लग्जरी था। इसलिए जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो मैंने पहले बात बोली कि हमें कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है। तो अगर एक लोकेशन में एक कंपनी का स्टोर है तो दूसरे स्टोर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी में एक अकाउंट ऑफिसर है तो दूसरे अकाउंट ऑफिसर को रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी में एक लोकेशन के लिए एक सेल्स पर्सन है तो दूसरे को रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक ब्रांड एम्बेसडर को हायर कर रखा है तो दूसरे को हायर नहीं करना पड़ेगा। तो ये बिज़नेस जब कंबाइन करते हैं तो ये फ़ायदा होता है। सेकेंड पॉइंट, इकॉनमी ऑफ लार्ज स्केल ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें कि हर एक चीज़ें बल्क में होंगी। पहले आपको हर एक लोकेशन के लिए फुटकर में ऑर्डर देना होता था। अगर आपने अब कंपनियों को कंबाइन कर लिया तो एक साथ आप ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब स्पेक्ट्रम अगर आपको परचेज़ करना है तो आप एक बार में स्पेक्ट्रम परचेज़ करेंगे। पहले क्या है कि एक लोकेशन में दो या दो से ज़्यादा कंपनियां हैं, सब अलग अलग बिडिंग कर रही हैं। अभी क्या है, अब आपको एक लोकेशन के लिए एक ही बार पैसे देने हैं, उसकी जगह आपका जिस एरिया में स्पेक्ट्रम आपने नहीं परचेज़ किया वो पैसे आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इकॉनमी ऑफ लार्ज स्केल मिलता है। गवर्नमेंट प्रेशर का क्या मतलब हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से किसी पर्टिकुलर सेक्टर में
हमें ग्रोथ करने को नहीं मिलती है या गवर्नमेंट की कोई रूल्स रेगुलेशन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको सेक्टर में गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं या लिकर प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, लाइक दैट, ये सब सारी चीज़ें। तो फिर उस केस में क्या कर सकते हैं? या फिर आप पॉलीथीन बनाते हैं, एक कंपनी कोई पॉलीथीन बनाती है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ गया कि पॉलीथीन बैन हो गई, आप पॉलीथीन नहीं बना सकते, तो होगा क्या कि पूरी कंपनी, उसके एम्प्लॉय, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में वो लोग क्या करेंगे, किसी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर के साथ कंबाइन करेंगे और अपनी पॉलीथीन वाली फैक्ट्री का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में भी कर सकते हैं। तो या कोई प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी उसको एक्वायर कर लेगी और उन्हीं की मशीनों का इस्तेमाल करके पॉलीथीन की जगह प्लास्टिक बनाने लगेगी। तो इस तरह से ये भी एक चीज़ हो सकती है। मोनोपोली क्रिएट करना, 2 या 3 कंपनियां हैं, दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो गई, मिल गई, कंबाइंड हो गई, अब एक कंपनी बची। अब प्राइसिंग पावर है। पहले क्या, दोनों लोग लड़ रहे थे आपस में, कस्टमर को एडवांटेज मिल रहा था, एक दूसरे का प्राइस घटा रहे थे। फिर अब क्या हुआ कि अब सिर्फ सिंगल कंपनी बची, जैसे इंडियन रेलवे। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, जो भी ट्रेन का किराया होगा, आपको पता है कि रेलवे का एसी का जो किराया होता है वो एयरप्लेन के बराबर होता है। तो जो भी किराया उनको देना है, और उसके बाद भी 12-12, 15-15 घंटे लेट हो जाती है ट्रेन। सर्विसेज बहुत पुअर मिलती हैं। हमें लगता है कि अगर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। आप लोग यही सोचते होंगे ना, जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सर्विसेज महंगी हो जाएंगी, मतलब रेल फेयर बढ़ जाएगा। ऐसे ही मानना होगा ना आप लोगों का। प्राइवेटाइजेशन का क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? एम्प्लॉयज़ के अलावा बाकी सारे लोग, जनरल पब्लिक विरोध में है कि प्राइवेटाइजेशन रेलवे में नहीं होना चाहिए। क्यों विरोध में है? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि टिकट्स का रेट बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, हम लोग को यही तो लग रहा है। लेकिन हम लोगों ने इसके ऊपर एक बार बात करी थी और मैंने आपको एक केस स्टडी से बताया था कि ऐसा नहीं होता है। अभी क्या मोनोपोली है रेलवे की, जब कई सारी कंपनियां ऑपरेट करती हैं तो आपस में कंपटीशन होता है, कस्टमर को बेटर सर्विसेज मिलती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक एसी वॉल्वो बस है या और भी अलग अलग कंपनियां जो प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करती हैं, वो मान लीजिए कानपुर से दिल्ली जा रही है, तो वो एक जन का जो फेयर है, जो किराया लेती है, वो नियर अबाउट 450 से लेके 700-800 तक लेती है स्लीपर वाले का। सोते हुए आप आराम से जा सकते हैं और मिनरल वाटर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, सर्विसेज अच्छी मिलती है। जबकि एक बस में जो कैपेसिटी होती है वो ट्रेन की तुलना में बहुत कम होती है, और एक बस में छोटा सा बस होती है, मतलब ट्रेन की कंपैरिजन में छोटी होती है, उसमें एक क्लीनर भी होता है, एक ड्राइवर भी होता है, कभी कभी एक असिस्टेंट भी होता है। फिर भी वो 500-600 रुपये में ऑपरेट कर पा रहे हैं और प्रॉफिटेबल है। और एक बस की कीमत अगर जो एसी वाली बस होती होगी 50 लाख के ऊपर ही होती होगी। मर्सिडीज़ वॉल्वो बनाती है, महंगी बसें होती हैं, तो उसका EMI भी जाता होगा, वियर एंड टीयर भी होता होगा, पेट्रोल डीजल का भी कॉस्ट जुड़ता होगा। जबकि रेलवे में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, उसमें मेंटेनेंस कम होता है, एक इंजन पूरी ट्रेन को ड्राइव कर रहा है। तो जब भी कभी मोनोपोली होती है तो उससे कंज्यूमर का नुकसान होता है और हमेशा जो कंपनी है उसको फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें लस्ट फॉर पावर। एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो चाहते हैं कि वो किंग मेकर बन जाए, और अभी धीरे धीरे ऐसा हो भी रहा है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। इंडिया में भी ट्रंप टावर करके उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद NCR में चल रहा है। तो वो पूरी दुनिया में बिजनेस करते हैं। तो एक बिजनेसमैन दुनिया के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट बन गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर भी पावर की चाह बढ़ रही है। पहले बिजनेसमैन खाली बिजनेस करता था और चैरिटी करता था, अब बिजनेसमैन किंग मेकर बनना चाहता है। वो चाहता है तो प्राइम मिनिस्टर और जो उस कंट्री की सरकार है उसके इशारे पे चले, या खुद ही प्रेसिडेंट बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ठीक है। तो ये इसी तरह से जैसे इंडिया में बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट्स हैं, इसीलिए वो प्रमोट करती हैं। जब प्राइम मिनिस्टर की विज़िट होती है तो अदानी अपने हेलीकॉप्टर चॉपर देती है उनको विज़िट करने के लिए, फंडिंग करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, चंदा देती है कॉरपोरेट को, कांग्रेस को भी देती हैं, BJP को भी देती हैं, जो जीतेगा उसी से काम कराएंगे। तो ये सारा का सारा एडवांटेज होता है। तो मतलब पावर की चाह में भी लोग सोचते हैं कि बड़ा कर लो बिजनेस। दूसरा पॉइंट है इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ बड़ा होता है,
और बड़े साइज़ को और बड़ा करने का, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी लोग जुड़ सकते हैं, तो जैसे जैसे शेयर होल्डर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके पास पैसा बढ़ता जाता है। पैसा आ रहा है, सरप्लस पैसा है, तो कंपनियां सोचती हैं इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए वो क्या करती हैं, जब उनके पास काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में उनके बुक्स में क्रेडिट होता है तो क्या करती हैं, वो कंपनियों का एक्विजिशन करती हैं। और गूगल के बारे में कहा जाता है वो हर दिन एक्विजिशन कर रही होती है छोटी छोटी किसी ना किसी कंपनियों का। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हर दिन किसी ना किसी का एक्विजिशन करती है, हमें पता नहीं चलता। हमें पता कब चलता है, जब कोई बहुत बड़ी डील होती है, जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप का एक्विजिशन किया तो पता चला हमें। तो इस तरह से जब कोई बड़ी डील होती है तब पता चलता है, छोटी डील में पता भी नहीं चलता। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने साइज़ को मेंटेन करने के लिए, और उनके पास सरप्लस में पैसा भी होता है और इतने सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इसलिए भी वो एक्विजिशन कर पाती हैं। तो भी एक पॉइंट है। कोटा एंड टैरिफ्स, तो ये क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। टैरिफ प्लान नहीं होते, टैरिफ प्लान टेलीकॉम कंपनियों के भी टैरिफ प्लान होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट टैरिफ एंड कोटा इम्पोज करती है। कभी कभी देश की सरकारें, खास तौर पे इंडिया में, तरह तरह के टैरिफ एंट्री बैरियर क्रिएट करती है। एंट्री बैरियर किसके लिए? विदेशी कंपनियों के लिए। क्यों? ताकि अपनी देश की जो कंपनियां हैं उनको हमें एडवांटेज मिले। टैरिफ और जो कोटा लगाया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपने देश के जो बिजनेसमैन हैं उनके हितों की रक्षा करना। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में स्टील बन रहा है और चाइना में भी स्टील बन रहा है, लेकिन जो चाइना का स्टील है वो इंडिया के स्टील से लगभग 30 to 40% सस्ता पड़ता है। वैसी क्वालिटी लगभग होगी, सेम क्वालिटी में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टील इंपोर्ट पे 30% का टैरिफ लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी टैरिफ इस तरह का। उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये फ़ायदा हुआ कि इंडिया की जो कंपनी है, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील, इन सब लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। अब अगर 100 रुपये का चाइना का भी स्टील है और 110 रुपये का टाटा स्टील है, तो लोग फिर सोचेंगे चलो ठीक है चाइना का नहीं लेते हैं, टाटा स्टील ही ले लेते हैं। लेकिन अगर टाटा स्टील 110 का मिलेगा और चाइना का स्टील 60-70 रुपीज़ का मिलेगा, 80 रुपीज़ का मिलेगा, तो डिफरेंस ज़्यादा है। तो लोग सोचेंगे फिर हम चाइना वाला ही ले लेते हैं। टैरिफ वगैरह जब लगाए जाते हैं तो कंपनियां अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या किसी ना किसी तरह से कोई जुगाड़ करके उस कंट्री में अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन करती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की कंपनी के लिए इंडिया में ट्रेड बैरियर लगा दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। तो चाइना की कंपनी ने क्या किया कि टाटा स्टील में स्टेक खरीद लिया। अब क्या करोगे? बात समझ में आई आप लोगों को? फिर से समझिए। जैसे रॉयल इनफील्ड बहुत डिमांड में है और रॉयल इनफील्ड से अच्छी बाइक है हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन इंडिया में आई, बेचना शुरू किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। 100% इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब ये हुआ कि 3 या 4 लाख की हार्ले डेविडसन का रेट हो गया 8 लाख रुपए। अब लोगों को लग रहा है 7-8 लाख में तुम कार खरीद लेंगे, तो बाइक क्यों खरीदें? तो इसलिए वो बाइक की सेल जो है जो बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि अगर 2-2.5 लाख की रॉयल इनफील्ड होगी और 3.5-4 लाख की हार्ले डेविडसन होगी तो लोग 1 लाख एक्स्ट्रा लगा के हार्ले डेविडसन खरीद लेंगे, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी मिल रही है, फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन 2.5 लाख की अगर रॉयल इनफील्ड होगी और 8 लाख की हार्ले डेविडसन होगी तो नहीं खरीदेंगे, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सोचेंगे हटाओ फिर कार खरीद लेंगे सीधे। तो अब अगर हार्ले डेविडसन को इंडियन मार्केट से, इंडियन 2 व्हीलर मार्केट से पैसा कमाना है, तो उसने कहा ऐसा है, यहाँ पे गए, इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्ट बनाया, नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में कहा भी था कि इंडियन गवर्नमेंट हार्ले डेविडसन पे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, और फाइनली हार्ले डेविडसन ने यहाँ से अपना ऑपरेशन बंद ही कर दिया क्योंकि वो घाटे में चल रही थी। इसी तरह से जनरल मोटर की शेवरले ने भी यहाँ से अपना काम बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ से प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ्स। जो रॉयल इनफील्ड बनाती है उसकी पेरेंट कंपनी है स्कॉट्स मोटर्स। तो हार्ले डेविडसन क्या करे, इंस्टेड ऑफ अपना प्लांट लगाने के, सब करने के, सीधे स्कॉट्स के शेयर खरीद ले। वो तो कोई भी खरीद सकता है। स्कॉट्स के शेयर खरीद लिए। अब स्कॉट्स को जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हार्ले डेविडसन का भी, कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरह से अवॉइड कर सकते, यानी कि ये बिजनेस कंबाइन कर ली, या फिर वो जॉइंट वेंचर कर ले स्कॉट के साथ कि हम लोग मिल जाते हैं। तो मिल जाते हैं तो अब
यहाँ पे काम कौन कर रहा है? स्कॉट्स कर रहा है। प्रॉफिट किसको मिलेगा? हार्ले डेविडसन को भी मिलेगा। तो इसलिए भी बिजनेस कंबाइन किया जाता है। टैरिफ को अवॉइड करने के लिए, ड्यूटीज़ को अवॉइड करने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को अवॉइड करने के लिए भी बिजनेस कॉम्बिनेशन किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। वही सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस करा, वही सारे के सारे फिर से पॉइंट्स आ रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेज को लेने के लिए, ड्रीम बिजनेसमैन का फुलफिल करने के लिए बिजनेस कंबाइन किया जाता है। अगर बिजनेस कंबाइन कर लिया तो आप अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा पाएंगे, प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे, मार्केट शेयर को बढ़ा पाएंगे। ये सब क्या है? बेनिफिट्स हैं। मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, ये बेनिफिट मिलेगा। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा, ये बेनिफिट मिलेगा। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा, ये बेनिफिट मिलेगा। फॉरेन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है जब बिजनेस कंबाइंड होता है। तो मान लीजिए हीरो इंडियन कंपनी थी, होंडा जापान की कंपनी। तो जापान की कंपनी के पास टेक्नोलॉजी, इंडियन कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें टेक्नोलॉजी का एडवांटेज मिल गया। तो ये भी एक बेनिफिट है। हमें एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, इन सब का फ़ायदा मिलता है जब हम बिज़नेस कॉम्बिनेशन करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बेनिफिट्स हैं बिज़नेस कॉम्बिनेशन के। तो बिज़नेस कॉम्बिनेशन होता है तो उससे हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी मिलती है, इक्विपमेंट्स मिलते हैं, कंप्यूटर्स मिलते हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल मिलता है। जैसे वॉलमार्ट को इंडिया में एंट्री नहीं मिल रही थी तो उसने क्या किया? भारती के साथ टाई अप कर लिया, भारती वॉलमार्ट। बाद में वो बंद हो गया, लेकिन तो क्या है, वॉलमार्ट के पास एक पूरा बिजनेस मॉडल सेटअप है, भारती के पास इंडिया में बिजनेस करने के राइट्स हैं। दोनों ने कंबाइन किया आपस में, और वॉलमार्ट की एफिशिएंसी और नॉलेज का इस्तेमाल भारती कर लेगा, दोनों पैसा कमाएंगे। मारुति सुजुकी, मारुति एक इंडियन कंपनी थी गवर्नमेंट की, सुजुकी जापान की कंपनी थी। सुजुकी के पास टेक्नोलॉजी थी, एक्सपीरियंस था, यहाँ पे इनके पास पैसे थे, डिस्ट्रीब्यूशन था और राइट्स थे, तो उन्होंने आपस में कंबाइन कर लिया। तो मारुति सुजुकी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। इसी तरह से हीरो होंडा ने भी बहुत अच्छा काम किया, और स्कॉट्स यामाहा ने काम किया बहुत अच्छा। पहले यामाहा और स्कॉट्स मोटर मिलके बाइक बनाते थे। तो इस तरह से बहुत सारे जॉइंट वेंचर होते हैं। टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, वर्टिकल, लैटरल, हॉरिजॉन्टल, 3 तरह के होते हैं। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या होता है? उसमें क्या बताया था हम लोगों ने मर्जर्स में? हॉरिजॉन्टल मर्जर किसको कहते हैं? सेम इंडस्ट्री जैसे कि ACC अंबुजा, दोनों सीमेंट बना रहे, दोनों आपस में मर्ज हो गए, तो उनको कहेंगे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। या पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक ही लाइन पे चल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। तो अब डेफिनेटली इंडस्ट्री सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम होगा। वो भी सीमेंट बना रहे हैं, वो भी सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनी है, तो सेम इंडस्ट्री सेम प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। एडवांटेज का क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, ACC के पास किसी एक चीज़ में एडवांटेज है, अंबुजा के पास किसी दूसरी चीज़ में एडवांटेज है, दोनों कंबाइंड हो गए, दोनों को फ़ायदा मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जैसे टाटा डोकोमो मर्ज हुए आपस में, कंबाइंड हुए, तो डोकोमो के पास कुछ टेक्निकल पावर बहुत अच्छा था, टाटा के पास कॉर्पोरेट में पकड़ बहुत अच्छी थी, तो कॉर्पोरेट्स क्लाइंट दिला देगा। डोकोमो के पास कॉर्पोरेट क्लाइंट नहीं है, इंडिया में टाटा का नाम है, सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट टाटा के नाम पे उनके साथ उनका जो कॉर्पोरेट प्लान है वो ले लेंगे, तो ये एक एडवांटेज मिलता है। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया जब मर्ज हुई तो वोडाफोन के पास कॉर्पोरेट क्लाइंट बहुत थे, आइडिया के पास उतने कॉर्पोरेट क्लाइंट नहीं थे, आइडिया के पास रिटेल क्लाइंट ज़्यादा थे। तो रिटेल में किसके पास एडवांटेज है? आइडिया के पास। वोडाफोन का कॉर्पोरेट में ज़्यादा एडवांटेज है। जो दोनों मर्ज हुए आपस में, कंबाइंड हुए, तो दोनों को एक दूसरे का एडवांटेज मिल गया। तो ये इस तरह से बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम होती है, बहुत हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, वही सारे पॉइंट रिपीट हो रहे हैं बार बार। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कभी कभी कंबाइन तो आपने कर लिया और प्रोडक्ट एडवांटेज में कुछ ज़्यादा ही तैयार हो रहा है, अब मार्केट ही नहीं है इतनी ज़्यादा, आपके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए, आपको भारी मात्रा में रिट्रेंचमेंट करना पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, नौकरी तो जाएगी भाई। अगर आप कंबाइन कर रहे हो, एक ही काम, एक अकाउंट ऑफिसर है तो 2 क्यों रखेंगे, एक HR मैनेजर है तो 2 क्यों रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रिट्रेंचमेंट होता है, जॉब लॉस होती है, तो ये सब नुकसान होता है। रॉ मटेरियल आपने बहुत सारा, अब आपके पास कैपेसिटी बहुत हो गई, रॉ मटेरियल वाला आपको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, या आपने ज़्यादा बल्क में मारना शुरू कर दिया, उसने रेट बढ़ा दिए, या आपका बहुत बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन ही नहीं हो पा रहा मार्केट में, उतना सारा बिक ही नहीं पा रहा है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बना डाले, तो अब आपके पास
क्योंकि आप बल्क में बना रहे हो तो ये पता नहीं कि वो बेच भी पाओगे कि नहीं पाओगे। देयर इज़ नो गारंटी ऑफ मार्केट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मतलब आपने प्रोडक्ट तो बना लिए हैं लेकिन उसके लिए कंज्यूमर है कि नहीं है। आप जुड़ गए, कई सारी कंपनियां जुड़ गई, अब बहुत सारे मात्रा में वो प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन उसके लिए कंज्यूमर ही नहीं है उतने, तो फिर आपको नुकसान होने लगेगा। विल डिस्कस वर्टिकल कॉम्बिनेशन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।